नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी स्टडी विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी बोर्ड मॉडल पेपर 2022 उत्तर सहित प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गद्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़ें और नीचे लिखे हुए उत्तरों के क्वेश्चंस के आप उत्तर दें। देखें, हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम संवत 1342 में लिखित कवि भूपति कृत रामचरित रामायण का संकेत मिलता है, परंतु अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। तो राम काव्य के बारे में बताया गया है और प्रतिलिपि किसकी नहीं है? रामचरित मानस की। इसको आप अच्छे से पढ़ लें और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आप आंसर दें। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो उचित शीर्षक क्या हो जाएगा इसका? राम काव्य। निम्नलिखित में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है? तो सीधी सी बात है, रामचरित रामायण। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है? तो कौन सा काव्य है जो रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है? तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राम प्रकाश। जो काव्य है वो रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। संपूर्ण जो है वो आपके जो आंसर आ रहे हैं वो गद्यांश को देख करके आ रहे हैं। गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ें और इनके उत्तर दें। ठीक है, आगे चलते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है, रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है? तो रामचंद्रिका जो काव्य है 4th नंबर का क्वेश्चन, इसके कवि कौन बताए? कवि केशव रामचंद्रिका काव्य के कवि हैं। निम्न में से कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया है? तो संवाद रूप में कौन सा काव्य लिखा गया है? रामायण महानाटक। नाटक ही है, नाम से ही पता लग रहा है, संवाद नाटक में ही होता है, तो रामायण महानाटक। आगे चलते हैं। निम्न में से राम भक्ति के कवि कौन से नहीं है? तो राम भक्ति के कवि की अगर बात करें तो राम भक्ति के कवियों में सूरदास जी नहीं हैं, बाकी सब हैं। तुलसीदास भी है, केशव भी है और हृदयराम है। इन सभी ने राम की भक्ति की और सूरदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगाना हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। इस प्रकार से आप पूरे पद्यांश को पढ़ें। ये पद्यांश कहलाता है बेटा। जो कविता वाला जो पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है? पद्यांश। तो पद्यांश के नीचे जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आपको ठीक से उनका उत्तर देना है। ठीक है, ध्यान दिया गया। पहला क्वेश्चन है, राम की माता उन्हें क्या कहती थी? तो सीधा सा क्वेश्चन है, राम की माता उन्हें क्या कहती थी? तो राम की माता उन्हें जो है राजीव नयन कहती थी। ठीक है, आगे चलें। राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? तो राम की शक्ति पूजा में जो कमल का जो पुष्प है वो कौन चुरा लेता है? कमल का पुष्प महाशक्ति चुरा लेती है। आगे चलते हैं। राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? तो राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? तो राम ने रावण को पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की। आगे क्वेश्चन है, दो नील कमल हैं शेष अभी, राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं? तो दो नील कमल है शेष अभी, तो कौन से नील कमल है, किसके बारे में बताया गया है? दो नील कमल तो आँखें ही हैं। कितनी आँखें होती है? दो आँखें होती है। तो मतलब भेंट स्वरूप चढ़ाने के लिए क्या है मेरे पास? दो आँखें हैं। ठीक है, देवी महासती को अर्पित करने के लिए दो आँखें प्रदान की है, तो ये कहते हैं वो। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, नीलकमल शब्द में कौन सा अलंकार है? तो अगर बात करें यहाँ पे अलंकार की, तो नीलकमल जो शब्द है उसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, जहाँ पर किसी भी चीज़ को उपमित की जाती है। उपमित का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी चीज़ की क्या की जाए? तुलना की जाए। तो तुलना करने में कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर जो है नीलकमल में कोई समास पूछा जाए तो समास कौन सा हो जाएगा? समास हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय क्यों हो जाएगा? कर्मधारय में आगे का जो पद होता है क्या होता है? विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य। ठीक है, विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण विशेषता नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता बता रहे कि कमल कैसा है? नीला। तो जहाँ पर कैसा का उत्तर मिलता है वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? तो नयन शब्द के सीधे से पर्यायवाची नेत्र, आँख, चक्षु। ठीक है, ये इनके जो है ये आंसर्स हैं, टेबल है आंसर की पूरी, आप मिलान कर सकते हो। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? वह कहलाती है कौन सी? मातृभाषा। कौन सी भाषा कहलाती है? मातृभाषा। आगे चलो, हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी की कौन सी लिपि होती है? देवनागरी। आपके पेपर में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देवनागरी लिपि। मेरा घर गंगा पर है, तो यहाँ पर मेरा घर गंगा पर है, गंगा के ऊपर थोड़ी है उसका घर। तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या बात बताई गई है? यहाँ पर एक प्रकार से जो है शब्द शक्ति की बात करें तो एक प्रकार की शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति। आपको जो शब्द शक्ति वाला टॉपिक या अलंकार वाला जो टॉपिक है वो अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लक्षण के आधार लक्षण बताए गए हैं, तो लक्षण के आधार पर बताया गया है कि मेरा घर गंगा पर है, तो लक्षणा शब्द शक्ति है यहाँ पे। आगे चलते हैं। जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण और लोक प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? लोक प्रचलित बोध और साधारण की बात करें तो वो कौन सी शब्द शक्ति है? वो अभिधा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति। तो शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है, एक तो अभिधा होती है, एक लक्षणा होती है और एक होती है व्यंजना। तो जहाँ पर कोई सा भी साधारण अर्थ लिया जाए, वहाँ तो अभिधा होती है, और जहाँ पर क्या बताया जाए, लक्षण के आधार पर वाक्य स्पष्ट किया जाए, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और जहाँ पर क्या किया जाए, जहाँ पर व्यंग्य का भाव होता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंग्य में हमेशा लगभग क्या दिया हुआ रहता है? समय दिया हुआ रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं निज रोदन से राग लिए फिरता हूँ, उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, वाक्य की जो पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार है? निज रोदन में यानी कि मेरे निज अपने रोने में कौन सा राग यानी प्रेम लिए फिरता हूँ, तो रोने से प्रेम थोड़ी आएगा भाई। तो ये कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। यहाँ पर क्या किया गया है? विरोध भी किया गया है, तो कौन सा अलंकार हो गया? विरोधाभास अलंकार। यानी कि काव्य की पंक्ति आपस में एक दूसरे से क्या करे? विरोध करे, तो रोने में राग द्वेष प्रेम थोड़ी आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भूति भगाइए, उक्त काव्य पंक्ति में भवर्ण की आवर्ती के कारण कौन सा अलंकार है? भवर्ण की आवर्ती के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अनुप्रास किसे कहते हैं? जहाँ पर कोई भी वर्ण या अक्षर या तो 2 बार आ जाए या फिर 2 से अधिक बार आ जाए, वहीं पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आगे चलते हैं, ये आपके आंसर्स हैं, देख लें आप अच्छे से। मातृभाषा, देवनागरी, लक्षणा, अभिधा, विरोधाभास, आवर्ती होने के कारण कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान दिए, आंसर के साथ ही दे रखा है। निम्न पारिभाषिक शब्दों का अर्थ लिखो, तो आपके इस प्रकार से आएगा। अंग्रेजी वर्ड आएगा, तो एप्लीकेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी मान लो कोई भर्ती के लिए क्या कर रहा है, भर्ती के लिए कोई भी क्या कर रहा है? आवेदन कर रहा है, तो आवेदन करने वाला क्या कहलाता है? एप्लीकेंट कहलाता है, मतलब आवेदक। क्या हो जाएगा इसका? आवेदक। तो आवेदक हो जाएगा। इसके बाद अक्यूज का मतलब क्या होता है? अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप, तो आरोप लगाना। संक्षेप शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द कौन सा है? संक्षेप ब्रीफ स्केच आता है ना, BRIEF, ब्रीफ स्केच। तो ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप, यानी कि छोटा करना। आगे देखिए, मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? तो मेंढक जो मंडली थी उसका दूसरा नाम क्या था? इंद्रसेना। क्या था? इंद्रसेना। देखो अगला जो आपके फीचर लेखन क्या है, तो फीचर लेखन क्या बात बताए? जब कोई लेखक किसी घटना को इस प्रकार सजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है तो उसका स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाए,
तो उसे क्या कहते हैं, फीचर कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी लेखक हो कोई घटना को इस प्रकार से चित्रित करे कि वो सजीव के जैसी लगे और रचिक शैली में प्रस्तुत करे, तो जिससे उसका जो स्वरूप है वो स्पष्ट हो जाए, कारण स्पष्ट हो जाए, उसे क्या कहते हैं, फीचर कहते हैं। आगे देखें, किशन दा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? तो कुर्ते पायजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने हुए, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँवों में देसी खड़ाऊ और हाथ में एक छड़ी लिए हुए सुबह की सैर करते किशन दा की छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। कुर्ते पजामे में ऊपर ऊनी गाउन पहने हुए था, सिर पर गोल विलायती टोपी थी और पाँवों में देसी खड़ाऊ तथा हाथ में एक छड़ी लिए हुए सुबह की सैर करते किशन दा की छवि थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी बात यशोधर बाबू कभी कभी तंजिया का मतलब होता है व्यंग्यात्मक रूप से कहते थे? वो क्या कहते थे? समहाउ इम्प्रॉपर तथा जो हुआ होगा आदि शब्दों को यशोधर बाबू कहते थे। आगे चलते हैं, पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा? जूझ कहानी के आधार पर स्पष्ट करो। तो पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा था? क्योंकि शिक्षकों के अपनेपन के व्यवहार और वसंत पाटिल से दोस्ती हो जाने के कारण आनंद यादव यानी कि जो कि एक लेखक था का विश्वास पाठशाला में बढ़ने लगा था, अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत पाटिल की दोस्ती के कारण। झूठ पाठ आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है? तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जाना है। झूठ पाठ आनंद यादव के बहुचर्चित और बहुप्रकाशित मराठी उपन्यास जूझ का ही एक अंश है। ठीक है, जूझ का ही एक अंश है। अगला क्वेश्चन है, लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं? लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं? जूझ कहानी के आधार पर बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा, मास्टर ने जब लेखक से पाठशाला के एक समारोह में कविता पाठ करवाया तो उसे लगा कि उसके नए पंख निकल आए। जब उसने कविता पढ़ी ना, कविता पाठ करवाया, तो उसके ऐसा लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं। कौर नारायण की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखो। तो कौर नारायण की दो रचनाएं कौन कौन सी? चक्रव्यूह और अपने सामने। आगे देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के दुबे का बलिया जिले में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के दुबे के बलिया जिले में छपरा गांव में हुआ था। कौन से गांव में? छपरा गांव में हुआ था। आगे चलते हैं, खंड भाग में आपके जो है अधिकतम 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन में राइटिंग सेक्शन वाले कुछ क्वेश्चंस आएंगे। प्रिंट माध्यम की किन्हीं दो कमियों का वर्णन कीजिए। प्रिंट माध्यम की दो कमियां बतानी है। पहली कमी तो क्या है? मुद्रित माध्यम की कमी या कमजोरी है कि निरक्षरों के लिए अनुपयोगी है। कहने का मतलब जो अनपढ़ होते हैं, अनपढ़ों के लिए प्रिंट माध्यम से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब छपी हुई चीज़ को अनपढ़ कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, आगे देखें, मुद्रित माध्यम एक निश्चित समय सीमा में प्रकाशित होते हैं और इसमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट की तुरंत घटी घटनाओं का विवरण उपलब्ध नहीं होता। कहने का मतलब निश्चित समय सीमा में उनको क्या है, अभी कोई भी न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को जब मान लो आज का न्यूज़पेपर है तो आज की खबरें आज ही छप जाती है, लेकिन कल की जो लेटेस्ट चीज़ है वो उसमें शामिल नहीं हो पाती। तो निश्चित समय सीमा होती है इनमें। टीवी, रेडियो और इंटरनेट की तरह तुरंत होने वाली घटनाओं का वर्णन नहीं होता। हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखो। तो नेट का मतलब होता है इंटरनेट। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित आपके कंप्लीट आना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आएगा एक। आगे देखो, इंटरनेट पर समाचार पत्रों का प्रकाशन या समाचारों के आदान प्रदान को इंटरनेट पत्रिका कहते हैं। इंटरनेट पर कोई भी चीज़ का समाचार का प्रकाशन होना, समाचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? इंटरनेट पत्रकारिता। ठीक है, इंटरनेट पर किसी भी समाचारों, लेखों, चर्चाओं, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों के माध्यम से यदि हम अपने समय के धड़कनों को अनुभव करने का काम करते हैं तो ये इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। यानी कि यह हमारे हृदय को छू लेती है इंटरनेट पत्रकारिता। और आजकल सभी काम इंटरनेट के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। आगे ध्यान दें, खेलों की और बढ़ता रुझान विषय पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार करो। आलेख तैयार करना है कि खेल की तरफ जो व्यक्तियों का जो है, मतलब बच्चों का जो रुझान बढ़ रहा है उसके ऊपर एक जो है अनुच्छेद लिखना है कुल मिला के। तो खेल मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास का श्रेष्ठ उपाय है, इसलिए आज खेलों को
शिक्षा के साथ साथ जोड़ दिया गया है। खेलों की ओर बढ़ते रुझान के कारण कुश्ती, भारोत्तोलन का मतलब होता है भार उठाना, टेनिस, मुक्केबाजी, निशानेबाजी आदि खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक भी प्राप्त किए हैं। लेकिन इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए ये उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। भारत को यदि खेल जगत में अन्य देशों की तरह आगे बढ़ना है तो इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र और आवश्यक बजट का प्रावधान भी करना होगा। आज भारत में खेलों के प्रति रुझान बढ़ाए, जो खेल जगत के लिए क्या है, शुभ संकेत है। तो इस प्रकार से एक संक्षिप्त विवरण तैयार करना है। आगे देखो, कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना क्या है। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल प्रतिपाद्य है किसी भी पीड़ा का प्रदर्शन करके दूरदर्शन की प्रसार संख्या को बढ़ाने के कदम को अनुचित ठहराना। मतलब पीड़ा को किस पर दिखाना, दूरदर्शन पर, तो उसको वह अनुचित बात है, वह नहीं दिखाई जानी चाहिए, है ना। आगे देखें, दूरदर्शन के कार्यक्रमों के सोच और स्तर पर प्रकाश डालना है ना। उनके जो किस प्रकार की सोच है उस पर प्रकाश डालना है, उनके स्टेज, उनके स्तर पर प्रकाश डालना है। कविता में संदेश नहीं थे कि दीन दुखियों की पीड़ा बेचने की चीज़ नहीं है। कहने का मतलब उसको नहीं दिखाया जाना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से कविता में अपाहिज जनों के प्रति सहानुभूति, जो अपाहिज व्यक्ति हैं ना, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है और करुणा का भाव मन में रखने की प्रेरणा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, पंक्ति का क्या अर्थ है। तो कविता, बच्चे खेलते समय किसी भी विशेष घर तक ही सीमित नहीं होते, है ना। घर घर घुमा करते हैं, वे घर घर जाते हैं, खेलते कूदते हैं, वे समाज में समानता और एकता की स्थापना करते हैं। प्रेम विवाह रहता है बच्चों की वजह से। कविता भी शब्दों का क्या है, कविता भी शब्दों का एक खेल होती है। कविता में क्या आते हैं, शब्द ही तो आते हैं। कवि सभी वर्गों के भावों, विचारों, सुखों, दुख इत्यादि का निष्पक्ष होकर के अपनी कविता में चित्रण करता है। इस प्रकार बच्चे और कविता दोनों मानव एकता को संदेश देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे और कविता की जो है आपस में तुलना की गई है। आगे देखें, भक्त जी पर बाजार का जादू नहीं चलता, क्यों। भक्त जी पर बाजार का जादू नहीं चलता, क्यों नहीं चलता भाई। क्योंकि भक्त जी निर्लोभी, मतलब भक्त जी बिल्कुल लोभी नहीं है और बिल्कुल संतोषी हैं। बाजार में माल बिछा रहता था, परंतु भक्त जी अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़, काला नमक, जीरा आदि खरीदने के बाद बाजार में कोई रुचि नहीं लेते थे। आवश्यकता की पूर्ति के बाद वो बाजार उनके लिए जो है महत्वहीन हो जाता था। इसी कारण बाजार का जादू उन पर नहीं चलता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भक्तिन। भक्तिन का दुर्भाग्य जो है, दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। कैसे, स्पष्ट करो। तो महादेवी के इस कथन का आशय है, महादेवी ने लिखा है कि भक्तिन के ऊपर एक के बाद एक संकट आते जा रहे थे। उसकी बड़ी बेटी क्या हो गई थी, विधवा हो गई थी बड़ी बेटी। जेठ के बेटे ने षड्यंत्र रच करके उसकी विधवा बेटी को अपने आवारा साले से विवाह कर दिया। मतलब जेठ का जो बेटा था उसने षड्यंत्र रच लिया और अपनी विधवा जो बेटी थी, उसकी जो विधवा बेटी थी उसको अपने, उसका जो आवारा साला था उसके जेठ के बेटे का, तो उससे आवारा साले से विवाह करवा दिया। घर की आमदनी घटती चली गई। लगान जमा न होने से जमींदार ने भक्तिन को धूप में खड़ा करके उसका क्या किया, अपमान किया। अंत में भक्तिन गांव छोड़कर शहर से नौकरी करने चली गई। अगला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था, क्यों। कारण स्पष्ट करो। इसका कारण था यशोधर बाबू अपनी गृहस्थी से प्रसन्न और संतुष्ट नहीं थे, इस वजह से घर नहीं जाते थे। वो अपने बच्चों और पत्नी के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार से वह मन ही मन दुखी रहते थे। यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं के समर्थक थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य आधुनिकता के रंग में रंगे हुए थे। तो दोनों विरोध तो होना ही है। ये तो पुरानी परंपराओं को मानते थे, जबकि परिवार आधुनिक परंपराओं को मानता था। जल्दी घर आने पर किसी की बात को लेकर विवाद होने की संभावना रहती थी। जल्दी घर आ जाते थे तो लड़ाई ज़रूर होती थी। पारिवारिक विवादों से बचने के लिए यशोधर बाबू देर से घर लौटते थे। कहने का मतलब परिवार के जो लड़ाई झगड़े हैं उनसे बचने के लिए वह देर से घर लौटते थे। तो आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक क्वेश्चन देखा करो। क्वेश्चन का जो है शॉर्ट एंड स्वीट आंसर मिलना चाहिए। उसमें आपके जो जितने भी आप उत्तर लिखते हो उनमें उसका आंसर मिलना ज़रूरी है, तभी आपका आंसर सार्थक होता है। यदि आप दत्ताजी राव के स्थान पर होते तो लेखक की मदद कैसे करते, तो ये आपकी कल्पना के आधार पर बताना है। दत्ताजी राव देसाई के पास जब लेखक और उसकी माँ गई तो उसने उनसे
लेखक को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजने के लिए दादा को कहने के लिए कहा। कुछ शर्तों के साथ लेखक विद्यालय जाने लगा। यदि हम दत्ताजी राव की देसाई की तरह जगह होते। अब मेन लाइन आ चुकी है, ये लाइन ही तो इम्पोर्टेंट है, तभी जाके नंबर मिल जाते हैं। अगर आप भले से पूरी कहानी लिख दो लेकिन मेन चीज़ नहीं लिखी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये मेन लाइन यहाँ से आ चुकी है। देसाई की जगह होते तो हम भी यही करते। साथ ही लेखक के दादा को पढ़ाई के लाभ बता करके उसको समझाते और उस लेखक को विद्यालय भेज देने के लिए राजी करते। अगला क्वेश्चन है, खंड नंबर 6 आ चुका है। 250 शब्दों में इसका उत्तर देना है। 250 शब्दों में खंड नंबर 6, भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। सहर्ष स्वीकार है जो कविता है आपकी, उसके आधार पर समीक्षा करो। तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि अपने प्रिय से दंड मांगता है, वह पाताल की अंधकारमय गुफाओं में लापता हो जाए। कवि अपने प्रियतम से दूर जाकर छिप जाना चाहता है, लापता हो जाना चाहता है, और वह चाहता है कि उसका प्रियतम उसे ऐसा दंड दे कि वह धरती की अनंतम गहराई में बनी गुफाओं के बिलों में छाए हुए धुएं के बादल अंधेरे में पूरी तरह लापता हो जाए। वो उसके वियोग में जीना चाहता है, मतलब उसके जो प्रिय है उसके वियोग में वो जीना चाहता है, किंतु उसका हृदय जानता है कि वह दूरी व्यर्थ होगी, क्योंकि वहाँ भी तो वह प्रिय के सहारे ही हो जाएगा। मतलब वह दूरी भी व्यर्थ होएगी क्योंकि वहाँ पे भी तो वो उसके सहारे जिएगा, अपने प्रिय के सहारे जिएगा। इस प्रकार कवि द्वारा प्रिय को भूल जाने की चेष्टा अपने आप में जो है एक धोखा है, धोखा देने के समान है। इसे व्यक्त होता है कि कवि अपने प्रियतम से अलग हो ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, कवि अपने प्रियतम से अलग होना चाहता है लेकिन अलग नहीं हो सकता, उसके बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है। कवि मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध के अपने व्यक्तित्व पर छाया रहना वाला प्रिय का उजाला अब सहा नहीं जाता। तो मतलब गजानन माधव मुक्तिबोध के ऊपर अपनी प्रिय का उजाला छाया हुआ है, मतलब उसकी यादें समाई हुई है अभी भी। प्रिय की ममता के बादल, प्रिय की जो ममता है उसके बादल की मंडराती कोमलता उसके भीतर पिराता है, घूमता रहता है और भवितव्य उसे डराती भी रहती है। प्रिय का लगातार स्नेह और आत्मीयता यानी अपनापन उसे प्रिय नहीं है। कवि अपने प्रियतम से भूल जाने का दंड मांगता है और वह या भूल जाने के दक्षिणी ध्रुव पर छाए अमावस्या के अंधकार में नहाना चाहता है। अमावस्या का अंधकार मतलब अमावस्या में जिस प्रकार से चंद्रमा काला हो जाता है उस प्रकार के अंधकार में वह खो जाना चाहता है। आशय यह है कि प्रिय के प्रेम भरे प्रकाश के विपरीत, मतलब प्रिय उससे प्रेम करता है, उसके विपरीत कवि उसके वियोग के घने अंधकार में डूब जाना चाहता है। कहने का मतलब संयोग श्रृंगार, मतलब अगर बात करें रस की अगर बात करें तो रस जो है रस में एक तो रस में जो मेन रस होता है वो होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक तो संयोग श्रृंगार होता है और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, है ना। दो प्रकार के रस बताए गए हैं। इन दो प्रकार के रस में अगर बात करें तो जो संयोग श्रृंगार होता है, संयोग श्रृंगार में एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों का एक साथ मिलन होता है, मतलब दोनों क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, ठीक है। संयोग वहाँ पे तो संयोग होता है, लेकिन जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहाँ चल जाता है, दूर चल जाता है, मतलब बिछुड़ जाता है, तो वहाँ बिछुड़ने के पक्ष में कौन सा रस होता है, वहाँ पर बिछुड़ने के पक्ष में जो रस होता है वो कौन सा होता है, वो रस होता है वियोग श्रृंगार रस। मतलब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से दूर रहता है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। आगे देखें, अगला है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, फिराक ने एक माँ के अपने बच्चे के प्रति प्रेम और वात्सल्य को अपनी रुबाई में प्रकट किया है। आंगन में गोद में उठकर बच्चे का हाथ ऊपर जलाना, बार बार हवा में उछालना, उसे स्वच्छ पानी से कोमलता के साथ चींटे डालकर नहाना, उसके उलझे बालों में कंघी करना, उसको दोनों घुटनों के बीच में पकड़कर कपड़े पहनाना,
इत्यादि माँ के कार्य में इस रुबाई में सजीव चित्रण हुआ है। रुबाई यानी कि एक काव्य का खंड होती है, ये एक प्रकार की कविताएं मान सकते हो आप इसको। इस रुबाई में माँ का वात्सल्य सजीव चित्रण हो चुका है। बालक आकाश में खिले चांद को लेकर उससे खेलना चाहता है और वह उसे लेने के लिए अपनी माँ से जिद कर रहा है। ठीक है, उसके बाद माँ उसकी हट चतुराई के साथ पूरा करती है और वो बच्चे के हाथ में क्या दे देती है, एक कांच दे देती है और उसमें चंद्रमा की परछाई दिखाती है और कहती है देखो चांद अब तुम्हारे हाथों में आ गया है। सूरदास भी वात्सल्य वर्णन के सम्राट कवि हैं और उनके बहुत चर्चित पद मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हो, यानी कि मैया मैं तो चांद के समान वाला खिलौना लूँगा, तथा अन्य पदों में वात्सल्य का सुंदर वर्णन मिला है। तो वात्सल्य जो है वो भी कौन सा रस है, वात्सल्य। जो वात्सल्य जो है ये भी क्या है, एक रस है, जहाँ पर एक माँ अपने पुत्र से जो प्रेम करती है वहाँ पर कौन सा रस होता है, वात्सल्य रस होता है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस कथन के द्वारा लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है, तर्क सहित उत्तर दो। तो यह कथन पाकिस्तानी कस्टम अफसर का है। वो दिल्ली से अलग होकर के पाकिस्तान आया था। अब वह दिल्ली को अपना वतन मानता है। उसके बाद सफिया की भावना का आदर करते हुए वह उससे सिख बीबी के लिए लाहौरी नमक ले जाने से नहीं रोकता। इस कथन से केंद्रीय भाव यह है कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन अस्वाभाविक और अनुचित है, देश प्रेम को बांटा नहीं जा सकता। धीरे धीरे दोनों देशों के लोग पुनः एक हो जाएंगे। कस्टम अधिकारी के कहने का आशय था, अगर भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत जा पहुँचे लोगों के मन में अपनी अपनी जन्मभूमि से ऐसी मोहब्बत बनी रही तो धीरे धीरे दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बन जाएंगे। और लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए उस कस्टम अधिकारी की उम्मीद अभी सपना ही लगती है। दोनों ओर के कट्टर लोगों ने इसे मुश्किल बना रखा है। कहने का मतलब, अगर चाहें तो व्यक्तियों के हृदय में देश प्रेम की भावना तो होती है, लेकिन जो है दोनों देश अभी भी एक हो सकते हैं अगर अच्छी भावना हो तो। सीरीज की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि सीरीज को अवधूत क्यों माना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवधूत संसार की कठोर स्थिति से अप्रभावित है तथा उसमें संतुलन बनाकर रहता है। सीरीज को एक अवधूत कहने का कारण यह है कि भीषण गर्मी, धूप और लू यानी कि जक्कर में भी हरा भरा रहता है। अवधूत का जो वृक्ष होता है वो सीरीज की तुलना गांधी जी से करते हुए, है ना, तथा उस पर नए पत्ते और फूल लदे रहते हैं। किसमें, भीषण गर्मी में भी, धूप में भी, लू में भी। जब दूसरे वृक्ष सूख जाते हैं तब सीरीज जो है पुष्प पल्लवित यानी कि सीरीज पर क्या आने लग जाते हैं, फूल आने लग जाते हैं, है ना। उसके बाद फूल आने लग जाते हैं। लेखक देखता है कि सीरीज भीषण ताप साकर भी क्या रहता है, हरा भरा रहता है और कोमल पत्तों से लद जाता है। इससे कवि को यह अवधूत प्रतीत होता है। वह कवि देश, जाति और मानवता के हित में काम करने की प्रेरणा देता है। उसके मन में उच्च और महान जनहित विचार उत्पन्न हो जाते हैं। मन में देश और समाज के उत्थान यानी उन्नति की भावना जागती है। लेखक ने सीरीज की तुलना गांधी जी से की है। ध्यान रखना, सीरीज की तुलना किससे की है, लेखक ने गांधी जी से। जिस प्रकार सीरीज ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता यानी गर्मी की तीव्रता की वजह से क्या होता है, गर्मी की तीव्रता की वजह से अप्रभावित होता है, गर्मी की तीव्रता की वजह से अप्रभावित होता है और सहज भाव से फलता फूलता रहता है सीरीज का पौधा। उसी प्रकार से गांधी जी भी देश की विषम परिस्थितियों से विचलित हुए बिना ही जनता का सही मार्गदर्शन करते रहे। आज परिस्थिति में सीरीज की जीवन शैली अपना करके रह पाना बहुत ही मुश्किल है और आज मनुष्य धन के पीछे पागल है और उसे श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की परवाह नहीं है। केवल गांधी बनकर ही सीरीज जैसा जीवन बिता पाना संभव हो सकता है। तो गांधी को सीरीज के समान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर बेल्टिंग बीडी के वैचारिक अंतराल की कहानी है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। पुरानी और नई पीढ़ियों के बीच विचार की टकराहट सदा चलती रही है। पुरानी पीढ़ियों को पुरानी बातें, पुराने विचार और मान्यताएं प्रिय होती है। नई पीढ़ी को वे सभी विकास में बाधक लगती है। नए विचारों को, जीवन शैली को अपनाने के पक्षधर होती है। तो इस प्रकार से आप इसका पूरा उत्तर पढ़ लें।
अगला क्वेश्चन है, एक गुरु किस प्रकार के विद्यार्थी के जीवन में नई दिशा दे सकता है? झूठ पाठ के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आप वीडियो को पॉज करते हुए आराम से इसको पढ़ सकते हो। आनंद यादव के स्कूल में सोंदलगेकर नामक शिक्षक थे, वो मराठी भाषा पढ़ाते थे। इस प्रकार से आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। शमशेर बहादुर सिंह जो लेखक है वो आया है आपके बोर्ड मॉडल पेपर में, तो इसका जन्म और स्थान इस टाइप से ही आप अपने जो और कवि हैं और लेखक हैं उनका परिचय भी याद करें। ठीक है, आगे देखिए, महादेवी वर्मा का लेखिका परिचय लिखो। तो पहले तो उनका लेखक का परिचय दे दिया, उसके बाद साहित्य परिचय दे दिया। तो साहित्य परिचय में भी आप जो है भाषा, तत्सम तद्भव, शब्दावली, सुकुमारता, है ना, और उनकी कृतियों के बारे में लिख सकते हो। कृतियाँ ऐसी बात नहीं है, अगर आपको संस्मरण, निबंध, समालोचना, अलग अलग रचनाएं अगर इस प्रकार से याद नहीं रहे तो आप एक साथ रचनाओं को लिख सकते हैं। खंडदा की बात करें तो खंडदा में आपके सूर्य जो है कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता वाले पद्यांश में से आया है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो ये आप, और फर्स्ट चैप्टर में से आया है आपके आलोक धनवा चैप्टर से, जन्म से साथ लाते हैं। मैंने आपको, अगर आपने इनके बारे में जो है सप्रसंग व्याख्या नहीं देखी और जो है कवि नहीं देखे हैं तो आप जो है पिछले वीडियो को सर्च करें, आपको वहाँ पर कवि परिचय और इनकी विस्तार से व्याख्या मिल जाएगी। ठीक है, ये देख ले, फर्स्ट वाले हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्म परिचय से लिया गया है। यहाँ कवि अपना संसार का लक्ष्य अलग अलग बता रहा है। संदर्भ और प्रसंग आ चुका है और व्याख्या देख ले आप लोग अच्छे से। वीडियो को पॉज करते हुए इसको पढ़ लें। आलोक धनवा की रचना पतंग उड़ाते हुए, तो ये आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। गद्यांश की बात करें तो गद्यांश के सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार से आएगी, अथवा में 2 व्याख्याएं आएगी जिनमें से आपको एक करना है। संदर्भ इस प्रकार से देना है। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पाठ काले मेघा पानी दे से लिया गया है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। उसके बाद प्रसंग, लेखक देशवासियों को देश के प्रति उनके कर्तव्यों का स्मरण करा रहा है। उसके बाद आप व्याख्या को इस टाइप से ऐड कर दें। पहले आप पद्यांश को ध्यान से, पद्यांश और गद्यांश को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद व्याख्या करें। इसी प्रकार संदर्भ में पाठ्य पुस्तक का नाम आ गया, लेखक का नाम और पाठ का नाम आ जाता है। प्रसंग में उस पद्यांश में, गद्यांश में क्या बात बताई गई है वो आ जाता है और व्याख्या को विस्तृत रूप से आपको लिखना है। ठीक है, अपने विद्यालय के लिए आवश्यक परीक्षा सामग्री तो निविदा तैयार कीजिए। तो निविदा के बारे में बताया गया है कि निविदा तैयार कीजिए। तो पत्र प्रारूप के हिसाब से आती है। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से जो रेट भर्ती है उसकी परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने की क्या तैयार करो, विज्ञप्ति एडवर्टाइजमेंट तैयार करो। तो इस प्रकार फर्स्ट वाले का निविदा इस प्रकार से आ जाएगी। आपको सबसे पहले जो है कार्यालय का नाम लिखना होता है, स्थान लिखना होता है, यहाँ पर क्रमांक आ जाता है। कोई सा भी क्रमांक आप यूज कर सकते हो, दिनांक कोई से भी यूज कर सकते हो। निविदा की बात करें तो जो चीज़ बताए जैसे कि बता रखा है इसमें, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए उत्तर पुस्तिका और अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबद्ध निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। ये प्रतिष्ठित मोहरबद्ध निविदाएँ आमंत्रित की जाती है, मतलब जो ठेका होता है उसका मैटर बताया गया है। निविदा प्रपत्र विद्यालय के कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जाएगा। तो निविदाएँ मतलब सूचनाएँ 16 तारीख से 2 बजे तक प्राप्त की जाएगी और 4 बजे तक उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जाएगी। जो जिसकी भी लॉटरी निकलेगी उसको दिया जाएगा। तो उत्तर पुस्तिका तो ये धरोहर राशि, इस प्रकार का आप कंप्लीट निविदा आए कहीं पर भी तो क्रमांक इस टाइप से लिख लें, आप विवरण लिखें। इसमें तो पुस्तिका दे रखी है और अदर ग्राफ पेपर, मतलब उस परीक्षा से संबंधित जो जो चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है वो धरोहर राशि आप पहले से रेट ये की है लिख लें। सभी में निविदा प्रपत्र शुल्क आपूर्ति समय 1 माह सभी में लिख लें। केवल ये वाला जो मैटर होता है, ये वाला जो मैटर होता है वो चेंज हो जाता है। ये वाला जो मैटर होता है वो चेंज होता है, बाकी ये
आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इनकी राशि भी ज़्यादा कर सकते हो, 6,000 की 10,000 कर दो, है ना, और ये इसकी राशि कर दो 5,000 कर दो या फिर 500 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये वाला मीटर की, बस ये चेंज हो जाता है, ठीक है। बाकी प्रारूप वो का वही रहता है। आगे देखिए शर्तें भी आपकी सेम वो की वही रहती है कंप्लीट, ये सभी में आएगी। आपूर्ति में विलम्ब गुणवत्ता ये भी सभी में आएगी। किसी भी बात के न्यायिक क्षेत्र जयपुर ये भी सभी में आएगी। ये ज़रूर कोई जगह अगर अलग बीकानेर वगैरह दे रखी है तो बीकानेर कर दें, जयपुर दे रखी है तो जयपुर कर दें, ये सभी में सेम आएगी। तो आपने क्या सीखा निविदा में? निविदा में सीधी सी बात है, निविदा में केवल ये चेंज करनी है, बाकी प्रारूपों का वही आएगा। और उसके अलावा ये जो थोड़ा सा ये जो मीटर है, मीटर दे रखा है ये मीटर, ये थोड़ा सा चेंज होएगा, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद आपको क्या दे रखी थी? विज्ञप्ति। तो विज्ञप्ति में आपको इस टाइप से प्रधानाचार्य का नाम आ जाएगा, कहाँ का प्रधानाचार्य है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, है ना। और इसमें देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ठीक है, इधर क्रमांक आ गया, इधर तारीख आ गई, इधर विज्ञप्ति आ गई। बस कहाँ से जारी हुई ये विज्ञप्ति? यहाँ से अपरिहार्य कारणों से यहाँ तक होगी, परीक्षा केंद्र और निःशुल्क यथावत रहेगी, बस होगी विज्ञप्ति, इतनी सी दिखनी होती है विज्ञप्ति। इसके बाद आपको दे रखे हैं इसमें निबंध सार गभित 300 शब्दों में लेखन लिखना है। वैश्विक महामारी का दौर ऑनलाइन शिक्षण, मतलब कोरोना महामारी के बारे में लिखना है जिसमें ऑनलाइन शिक्षण करवाया गया। राजस्थान की सतरंगी संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी कीमतें, ठीक है। तो आप आराम से पॉज करते हुए इनको पढ़ सकते हो। इनको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें और पॉइंट टू पॉइंट लिखें, एक साथ नहीं लिखें। हमेशा किसी भी चीज़ को जब भी लिखें आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखें, पॉइंट टू पॉइंट के ही आपको मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ लिखिए। जैसे कि महिला सशक्तिकरण का है, इसमें तो शॉर्ट बता रखा है, लेकिन आप पहले प्रस्तावना लिखें, फिर महिलाओं की देश के लिए भागीदारी, इस प्रकार के टॉपिक बनाते हुए चलें। पेट्रोल डीजल भी इसने शॉर्टकट कर रखा है, फिर भी आप प्रस्तावना पेट्रोल डीजल की वजह से पेट्रोल डीजल, तो इस प्रकार से आपका एक कंप्लीट मॉडल पेपर तैयार हो चुका है। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।